नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे ऑडियो बुक्स को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ काली हवेली नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं काली हवेली नॉवल का 3रा पार्ट। ठाकुर साहब, अगर आपको असुविधा ना हो तो क्या आपका वो दुर्लभ चित्र संग्रह मैं भी देख सकता हूँ? आप क्या करेंगे उसे देखकर? जयपाल जल्दी से बोला। उस चित्र संग्रह के महत्व को तो वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें चित्रकला का ज्ञान हो। साधारण लोगों के लिए तो वे चित्र रंग बिरंगे धब्बे ही हैं। क्या आपको चित्रकला का ज्ञान है? मुझे चित्रकला का ज्ञान नहीं है, सुनील ने स्वीकार किया। फिर तो आपका उन चित्रों को देखना बेकार है। आपको वे चित्र ऐसे लगेंगे जैसे किसी शरारती बच्चे ने खामखा कैनवस पर रंग पोत दिए हों। जयपाल, ठाकुर कठोर स्वर से बोले। आई एम सॉरी चाचा जी, जयपाल बोला, लेकिन मैंने झूठ तो नहीं कहा है। साधारण आदमी को तो वे चित्र सत्य ही बड़े उल जलूल मालूम होते हैं। वे महान कलाकृतियाँ हैं, ठाकुर गर्वपूर्ण स्वर से बोले। उन्हें समझने के लिए ज़रूर होगी, जयपाल बोला, लेकिन सुनील साहब के लिए तो लाखों रुपए की कीमत की तो उल जलूल चीज़ को भी मैं एक नज़र देख लेने के लिए कोई हर्ज नहीं मानता, सुनील गंभीर स्वर से बोला। तो ठीक है, जयपाल लापरवाही जाहिर करता हुआ बोला, कल किसी समय देख लीजिएगा। सुनील चुप रहा। चलिए चाचा जी, जयपाल बोला। ठाकुर जयपाल के सहारे चलने लगा। नमस्कार ठाकुर साहब, सुनील बोला। नमस्कार, ठाकुर बोले। सुनील साहब, जयपाल बोला, आप कुछ क्षण यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं चाचा जी को इनके कमरे में छोड़कर आता हूँ। बेहतर, सुनील बोला। जयपाल ठाकुर की बाँह थामे धीरे धीरे चलता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। सुनील धीरे से उठा और लापरवाही से चलता हुआ दीवार पर लगे राणा संग्राम सिंह के विशाल तेल चित्र के सामने आ खड़ा हुआ। फानूस के धुंधले प्रकाश में वो बड़े गौर से उस चित्र को देखने लगा। चित्र में उसे कोई असाधारण बात दिखाई नहीं दी। अगर अभी राणा संग्राम सिंह घोड़े से उतरकर मेरे सामने आ खड़े हों तो? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने आगे बढ़कर चित्र के फ्रेम का एक किनारा पकड़ा और दोनों हाथों से उसे एक और सरकाने का प्रयत्न करने लगा। चित्र बहुत भारी था, वो अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। सुनील वहाँ से हट गया और उस चित्र के आसपास लगे बाकी चित्रों को भी इसी प्रकार हिलाकर देखने लगा। सभी चित्र पहले चित्र की तरह ही अपने स्थान पर फिक्स थे। चित्रों के फ्रेम बहुत भारी थे और वे इस प्रकार से दीवार के साथ ठोके हुए थे कि उनका बिना विशेष उपक्रमों के अपने स्थान से हिल पाना असंभव सा लगता था। सुनील संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाता हुआ फिर राणा संग्राम के चित्र की ओर बढ़ गया। उसी क्षण हॉल का दरवाज़ा खुला और भूपत भीतर प्रविष्ट हुआ। आइए मालिक, वो आदरपूर्ण ढंग से झुकता हुआ सुनील से बोला। कहाँ? सुनील ने पूछा। अपने कमरे में, मैं आपका बिस्तर वगैरह तैयार कर आया हूँ। ओह अच्छा, जयपाल कहाँ है? वे भी आ रहे हैं, सुनील उसके साथ हो लिया। हॉल से बाहर निकलकर भूपत ने द्वार बंद कर दिया। बाहर द्वार के पास फर्श पर लालटेन रखी थी। भूपत ने लालटेन उठा ली और गलियारे के एक ओर चल दिया। सुनील उसके पीछे हो लिया। उसी क्षण एक गलियारे के एक कमरे का द्वार खुला और उसमें से निकलकर जयपाल भी उनके साथ हो लिया। एक बात पूछूं सुनील साहब? कुछ कदम चल चुकने के बाद वो बोला। पूछिए। आपने अपने आप को इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधि क्यों बताया था? क्योंकि मैं आपको जानता नहीं था। आपने भी ये जाहिर नहीं किया था कि आप मुझे जानते हैं। अगर ठाकुर साहब ने आपको कुछ नहीं बताया था तो मैंने भी यही उचित समझा कि मैं भी आपको ये ना बताऊं कि वास्तव में मैं कौन हूँ। बहरहाल आप इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर आप कौन हैं? मैं ब्लास्ट नाम के अखबार का रिपोर्टर हूँ। अच्छा, मैं तो आपको कोई CID का आदमी या प्राइवेट जासूस समझा था। सुनील चुप रहा। आप चाचा जी से आज पहली बार मिले हैं? जयपाल फिर बोला। हाँ, आपको बिना जाने ही चाचा जी आपके बारे में बड़ी ऊंची राय रखते हैं। कृपा है उनकी। वो खामखा तो किसी पर कृपा करने वाले आदमी नहीं है। आप अवश्य ही बड़े गुणी आदमी होंगे। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, सुनील सहज स्वर से बोला। ब्लास्ट में रिपोर्टर होने से पहले क्या आप पुलिस या CID में नौकरी कर चुके हैं? नहीं तो फिर चाचा जी इतने श्योर क्यों हैं कि आप विक्रम सिंह के गायब हो जाने के मामले में कुछ ना कुछ कर ही दिखाएंगे? आप इस सवाल का जवाब अपने चाचा जी से ही क्यों नहीं पूछते? चाचा जी अपने मामलों में किसी का दखल पसंद नहीं करते। तो फिर आप दखल मत दीजिए। जयपाल चुप हो गया।
सुनील भी चुपचाप चलता रहा। वैसे आपका ख्याल क्या है? जयपाल फिर बोला। विक्रम सिंह कहाँ और क्यों गायब हो गया होगा? मैं दावे से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे दिमाग में एक थ्योरी है जो आपके इन दोनों प्रश्नों का काफ़ी संतोषजनक उत्तर दे सकती है। क्या थ्योरी है आपकी? अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं अपनी थ्योरी की पुष्टि करने वाले कुछ तथ्य तलाश कर लूँ। जयपाल फिर नहीं बोला। दोनों चुपचाप भूपत के पीछे चलते रहे। भूपत एक कमरे के सामने आकर रुक गया। वो द्वार खोलकर भीतर घुस गया। उसने मेज पर रखे एक क्षमादान में रोशनी कर दी। ये आपका कमरा है। जयपाल भीतर घुसने का कोई उपक्रम ना करते हुए बोला। अच्छा, इस गलियारे के एकदम दूसरे सिरे पर मेरा और ठाकुर साहब का कमरा है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। बेहतर। और सुनील साहब, भगवान के लिए रात के अंधेरे में इस गलियारे के अलावा और कहीं आने जाने का प्रयत्न मत कीजिएगा। जयपाल चेतावनी भरे स्वर में बोला। क्यों? सुनील ने हैरानी से पूछा। ये हवेली किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। सारी इमारत में कुछ इस प्रकार की सिमेट्री है कि आप इसके एक ही ढंग के बने हुए गलियारे, राहदारियों और सीढ़ी में भटक कर कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। गलियारे की सीढ़ियों के स्थान पर इस प्रकार की ढलानें बनी हुई हैं कि आप अनजाने में ही एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और वास्तव में चलते चलते आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि आप ऊंचाई पर जा रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं। अच्छा, सुनील प्रभावित स्वर से बोला। इसके अतिरिक्त भी आपको हवेली की कई बातें परेशान कर सकती हैं। जैसे हवेली के रहस्यपूर्ण तहखाने, जिनमें से कईयों की जानकारी हमें भी नहीं है। अगर आप उनमें से किसी में फंस गए तो खुद वहाँ से मुश्किल से ही निकल पाएंगे और आप चिल्लाकर मर जाएंगे। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँचेगी। आपको हवेली के सारे रास्ते आते हैं जयपाल जी? एकाएक सुनील ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं भटकता नहीं हूँ। सच पूछिए तो सारे रास्ते तो खुद ठाकुर साहब को भी नहीं आते। अच्छा? जी हाँ जयपाल जी, मैंने देखा है आप हवेली की निचली मंजिल इस्तेमाल नहीं करते। जी हाँ, इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यही है कि हवेली में इतनी जगह है कि हमें निचली मंजिल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी बात यह है कि इस मंजिल के कमरे ज़रा ज़्यादा अच्छी हालत में हैं और यहाँ सुख सुविधा के साधन भी ज़्यादा हैं। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले कुछ महीनों से हवेली के निचली मंजिल रहने के काबिल ही नहीं रही। क्यों? हवेली के पिछले हिस्से का ढेर सारा भाग समय की मार ना सह पाने के कारण ढह गया है। हवेली के पिछले भाग की ओर खाली ज़मीन नहीं है और वहाँ पर हवेली की और चार दीवारों की दीवारें एक दूसरे के एकदम साथ सटी हुई है। उस हिस्से के साथ समुद्र की लहरें टकराती रहती हैं। पिछला भाग ढह जाने के कारण कभी कभी जब समुद्र में जोर का ज्वार उठता है तो पानी हवेली के टूटे हुए भाग से उछलकर एकदम हवेली में आ घुसता है और निचली मंजिल के गलियारों और कमरों तक पहुंच जाता है। पानी तो बाद में निकल जाता है, लेकिन निचली मंजिल में सीलन नहीं जाती, इसलिए हमने नीचे का भाग इस्तेमाल में लाना ही बंद कर दिया है। और फिर देखा जाए तो फ़र्क क्या पड़ता है, इसी मंजिल पर 35 कमरे हैं। सारी हवेली में लगभग 120 कमरे हैं, जिनमें से चाचा जी केवल 7-8 कमरे ही इस्तेमाल करते हैं। इतनी पुरानी हवेली है। समुद्र का पानी पिछले टूटे हुए भाग से इसके साथ टकराता है। आप लोग यहाँ रहते खतरा महसूस नहीं करते? सुनील ने पूछा। कैसा खतरा? किसी दिन सारी हवेली ही न ढह जाए और सुनील ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ऐसा नहीं होगा, जयपाल विश्वासपूर्ण स्वर से बोला। हवेली पुरानी ज़रूर है, लेकिन कमज़ोर नहीं है। जो हिस्सा गिरा था वो बाकी हवेली के मुकाबले में कमज़ोर था। सुनील साहब, हवेली के कमरों वगैरह की दीवारें कई स्थानों पर तो 5-5 फुट चौड़ी हैं और 2.5-3 फुट से कम चौड़ी दीवार तो कहीं भी नहीं है। और फिर दीवारों पर उड़द की दाल, कोड़ियों और चूना मिलाकर बनाया गया जो प्लस्तर लगा हुआ है वो आज भी उतना ही मजबूत और चमकीला है जितना आज से 400 साल पहले था। उड़द की दाल, कोड़ियाँ और चूने का प्लस्तर? सुनील हैरानी से बोला। जी हाँ, सीमेंट का आविष्कार हुए तो 70-80 साल ही हुए हैं। पहले तो इमारतों में ये प्लस्तर इस्तेमाल किया जाता था। सीमेंट तो इस प्लस्तर के मुकाबले में मिट्टी का फुसफुसा ढेर मालूम होता है। सुनील चुप रहा। अब आप आराम कीजिए। जयपाल उसकी ओर हाथ बढ़ाता हुआ बोला। गुड नाइट। गुड नाइट, जयपाल बोला। नमस्ते मालिक, भूपत बोला। नमस्ते। भीतर से दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेना मालिक। क्या भूत दरवाजे बंद कर लेने से रुक जाते हैं? सुनील उपहासपूर्ण स्वर से बोला। भूत तो शायद बंद दरवाजों से नहीं रुकते, उत्तर जयपाल ने दिया। लेकिन बंद दरवाजे से मन में थोड़ी बहुत सुरक्षा की भावना तो हो ही जाती है। ऑल राइट सर, सुनील बोला। मैं दरवाज़ा भीतर से अच्छी तरह से बंद कर लूँगा। जी हाँ, हवा के लिए आप एक आध खिड़की खुली रख छोड़िएगा, लेकिन अगर खिड़की में से भूत घुस आए तो? आप तो मजाक कर रहे हैं, भूपत जरा टूटे स्वर में बोला। आई एम सॉरी, सुनील बोला। आई डिड नॉट मीन एनी ऑफेंस। जयपाल कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप भूपत के साथ गलियारे में चल दिया। सुनील कुछ क्षण उन्हें जाता देखता रहा, फिर वो अपने कमरे में घुस गया।
उसने द्वार को बड़ी मजबूती से भीतर से बंद कर लिया। चैप्टर 2। सुनील ने एक सिगरेट सुलगाया और उसके छोटे छोटे कश लेता हुआ कमरे का निरीक्षण करने लगा। कमरा बहुत बड़ा था। उसकी सामने की दीवार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक खिड़कियां बनी हुई थी। उस समय सभी खिड़कियां बंद थी। कमरे के बीचों बीच एक आपनूस की लकड़ी का ऊंचे पायों वाला बड़ा सा पलंग बिछा हुआ था। पलंग पर कम से कम 6 इंच मोटा गद्दा बिछा हुआ था। पलंग के पास एक छोटी सी मेज थी जिस पर एक पानी का जग रखा था। इसके अतिरिक्त कमरे में एक वार्डरोब जैसी अलमारी, एक राइटिंग टेबल और 2 कुर्सियां रखी थी। क्षमादान राइटिंग टेबल पर रखी थी। उसमें केवल एक ही मोमबत्ती जल रही थी जिसका हल्का पीला प्रकाश कमरे में फैला हुआ था। सुनील ने अपना एयरबैग मेज पर रखकर खोला और उसमें से नाइट सूट निकाल लिया। उसने कपड़े उतारे और नाइट सूट पहन लिया। उसके पहने हुए गीले कपड़े शरीर की गर्मी से ही काफी हद तक सूख गए थे। उसने कपड़ों को कुर्सियों की पीठ पर फैला दिया। सुनील पलंग के एक कोने पर बैठ गया और सिगरेट के कश लगाता हुआ सोचने लगा। पिछले कुछ ही घंटों में कितनी ही ऐसी बातें सुनील के दिमाग में आई थी जो देखने में बड़ी रहस्यपूर्ण और संदेहजनक लगती थी, लेकिन जिनका नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। आखिर क्यों देवगांव के लोग उसे हवेली तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे? क्यों होटल का गोवानी मालिक इस पर जोर दे रहा था कि सुनील को वापस चला जाना चाहिए? अब विक्रम सिंह कहाँ चला गया? क्यों वो इतने रहस्यपूर्ण ढंग से हवेली से गायब हो गया? उसने रात को या अगली सुबह राजनगर भाग जाने से पहले ठाकुर साहब को सूचित करना क्यों जरूरी नहीं समझा? क्या सचमुच ही उसने भूत देख लिए थे? क्या सच में ही भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है? अगर हाँ, तो क्या हवेली में वाकई ठाकुर जोरावर सिंह के पूर्वजों की आत्माएं भटकती रहती हैं? सुनील का मन भूतों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता था। भूतों को भी वो डरपोक लोगों के आतंकित मस्तिष्क की उपज मात्र मानता था। लेकिन संभव है उसकी धारणा गलत हो और भूत वास्तव में ही होते हो। जयपाल ने अवश्य ही कुछ देखा होगा। सुनील के नेत्रों के सामने राणा संग्राम सिंह की भयानक सूरत घूम गई। फिर उसके मानस पटल पर एक अस्थियों का पिंजर उभरा जो फौरन ही श्वेत परिधान धारी कर एक अप्सरा सी सुंदर युवती में बदल गया। फिर वो युवती भी गायब हो गई और उसकी जगह उसे एक विशालकाय काला लंगूर दिखाई दिया। और फिर मीनार की बारहदारी की घूमती हुई रोशनी। क्या ये सब संभव है? सुनील के शरीर में रोमांच हो आया। उसने सिगरेट का आखिरी कश लगाया और उसका बचा हुआ टुकड़ा जमीन पर फेंक कर जूते से मसल दिया। वो पलंग से उठ खड़ा हुआ और खिड़कियों की कतार के समीप पहुंचा। उसने एक खिड़की का बोल्ट हटाकर उसका एक पल्ला थोड़ा सा खोल दिया। अभी उसने खिड़की के पल्ले से हाथ हटाया ही था कि भड़ाक से खिड़की के दोनों पल्ले खुलकर बंद खिड़कियों के साथ जा टकराए। बाहर से साए साए करती हुई तेज हवा चल रही थी। तेज समुद्री हवा के झोंके कमरे में प्रविष्ट होने लगे और कमरे के पर्दे और बिस्तर की चादरें फड़फड़ाने लगी। सुनील ने खिड़की बंद करने का उपक्रम नहीं किया। उसने खिड़की के समीप जाकर बाहर झांका। बाहर काला समुद्र लहरें मार रहा था। बारिश बंद हो चुकी थी और तेज हवा से पेड़ पौधे बुरी तरह झूम रहे थे। खिड़की में से बाहरदारी में खूब अंधेरा था। वो खिड़की के समीप से हट गया और पलंग की ओर बढ़ा। उसी क्षण तेज हवा का झोंका बगोली की तरह कमरे में घुसा। क्षमादान में लगी मोमबत्ती की लो तिर विरोध में एक बार फड़फड़ाई और फिर मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में गहरा अंधकार छा गया। सुनील ने पहले माचिस निकालकर समाधान जलाना चाहा, लेकिन फिर उसने इरादा छोड़ दिया। रोशनी की अब उसे जरूरत नहीं थी। वो टटोलता हुआ पलंग के पास पहुंचा और जूते उतारकर उस पर जा लेटा। लेकिन न जाने ये हवेली के रहस्यपूर्ण वातावरण का अंतर था या नई जगह का। 1 घंटा बिस्तर पर करवटें बदलते रहने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आई। उसने अपनी रेडियम डायल वाली घड़ी पर दृष्टि डाली। 1:30 बज चुका था। कितनी बार उसने एक सिगरेट निकालकर पीने का इरादा किया और छोड़ दिया। पैकेट में केवल 2 सिगरेट बाकी थे जिन्हें वो अगले दिन के लिए रख छोड़ना चाहता था। एकाएक उसके कान खड़े हो गए। गलियारे में कोई चल रहा था। सुनील सांस रोके कदमों की आवाज़ सुनता रहा। किसी के दबे पांव सुनील के कमरे के दरवाजे के समीप पहुंचने का आभास हुआ। सुनील चौकन्ना सा जड़ शरीर की तरह बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ क्षण शांति रही। फिर प्रकाश की एक पतली सी लकीर द्वार की झीरी में से भीतर प्रविष्ट हुई और 1-2 क्षण बड़े चंचल ढंग से कमरे में नाचती रहने के बाद गायब हो गई। उसने फौरन बाद ही वापस लौटते हुए हल्के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सुनील लपक कर बिस्तर में से निकला और द्वार के पास पहुंचा। उसने कमरे के द्वार को थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। गलियारा खाली था। सुनील दबे पांव भागता हुआ गलियारे के मोड़ तक पहुंचा, लेकिन मोड़ के बाद दूसरे गलियारे में भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जयपाल ने बताया था कि सिरे के 2 कमरों में ठाकुर साहब और वो स्वयं रहता था। सुनील ने दोनों कमरों के द्वारों को बाहर से हल्के से धकेल कर देखा। दोनों भीतर से बंद थे।
पहले सुनील ने सोचा कि वो जयपाल को जगाकर बताए कि हवेली में कोई है, लेकिन फिर उसने वो विचार त्याग दिया, क्योंकि जयपाल की नज़रों में हवेली में किसी का होना हैरानी की बात नहीं थी। वो भूतों में विश्वास करता था, इसलिए सहज ही कह देगा कि कोई भूत होगा और फिर शायद गलियारे में भूपत हो। जयपाल ने उसे ये नहीं बताया था कि भूपत कौन से कमरे में सोता है। वो वापस अपने कमरे की ओर चलने लगा। रास्ते में पड़ने वाले हर कमरे के दरवाजे को वो टटोल टटोल कर देख रहा था। सभी दरवाजों पर ताले झूल रहे थे। वो अब वापस अपने कमरे के सामने आ गया। उसने द्वार के भीतर कदम रखा ही था कि वो ठिठक कर खड़ा हो गया। कमरे के भीतर कोई था। किसी के बड़ी तेजी से सांस लेने की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे के अंधकार में घूरने लगा, लेकिन उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। एक खट की आवाज़ हुई। मशीन की तरह उसके नेत्र आवाज़ की दिशा में घूम गए। क्षमादान मेज में से गिरकर जमीन पर लुढ़क गया था, लेकिन मेज के आसपास उसे कोई दिखाई नहीं दिया। आतंक से सुनील की आंखें फट पड़ी। हे भगवान, वो बड़बड़ाया, ये क्या लीला है। कुछ क्षण तक कोई आवाज़ नहीं आई। सुनील ने साहस एकत्रित करके जेब की ओर हाथ बढ़ाया और माचिस निकाल ली। उसने माचिस की एक तिल्ली जलाई। कमरे में एक बार हल्का सा प्रकाश फैला, लेकिन फौरन तेज हवा के कारण तिल्ली बुझ गई। उतने समय में सुनील के नेत्र फिरकनी की तरह सारे कमरे में घूम गए थे। कमरा खाली था। सुनील ने एक माचिस में से एक और तिल्ली निकाली और उसे जलाने लगा। उसी क्षण एक जोरदार धड़ाम की आवाज़ हुई, जैसे कोई भारी चीज़ गिरी हो, और साथ ही टूटती हुई लकड़ी की चरचराहट से कमरा गूंज उठा। सुनील ठगा सा खड़ा रहा। आवाज़ किस चीज़ की थी उसे समझ नहीं आई। उसी क्षण एक साया सा हवा में कूदा और फिर वो साया सुनील को अमानवीय तेजी से कमरे की खिड़की की ओर बढ़ता दिखाई दिया। कौन है? सुनील भयभीत स्वर से चिल्लाया। साया एक क्षण के लिए छिटका। सुनील ने जल्दी से माचिस जलाई। साया खिड़की की ओर लपका। माचिस के धुंधले प्रकाश में सुनील को खिड़की के पास जो चेहरा दिखाई दिया, उसे देखकर सुनील के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली और आंखें चेहरे में से बाहर उबल पड़ी। वो एक बेहद स्याह चेहरे वाला, असाधारण डील डॉल वाला लंगूर था। माचिस बुझ गई। अगले ही क्षण वो साया खिड़की में से बाहर कूद गया। सुनील को जैसे लकवा मार गया था। कितने ही क्षण वो अपने स्थान से हिलने का हौसला नहीं कर सका। फिर वो एक खिड़की की ओर लपका और दूसरी मंजिल में से नीचे झांकने लगा। एक क्षण के लिए नीचे उसे दो साए दिखाई दिए, जो शीघ्र ही अंधकार में विलीन हो गए। सुनील के चेहरे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई। कितनी देर वो भूत की तरह खिड़की के पास खड़ा रहा। फिर उसने अपने सिर को एक जोरदार का झटका दिया और अपनी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को अपने अधिकार में करने का प्रयत्न करने लगा। उसने भड़ाक से खिड़की बंद कर दी। फिर उसने कमरा लांघ कर द्वार भी बंद किया और फिर माचिस जला दी। माचिस के प्रकाश में उसने ज़मीन पर गिना समाधान उठाया और क्षमा जला दी। कमरे में प्रकाश फैल गया। समाधान हाथ में लेकर वो पलंग की ओर बढ़ा। पलंग के समीप पहुंचते ही वो ठिठक कर खड़ा हो गया। पलंग के परखच्चे उड़े पड़े थे। कम से कम 3-4 मन का भारी पत्थर पलंग के उस भाग पर गिरा था जहां अगर सुनील पलंग पर सोया हुआ होता तो उसका सिर होता। उसने समाधान की रोशनी कमरे की 20 फुट ऊंची छत पर डाली। जहां से वो पत्थर गिरा था वहां अभी भी धूल उड़ रही थी। सुनील के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। अगर वो पलंग पर सोया हुआ होता तो पलंग के साथ साथ उसके भी परखच्चे उड़ गए होते। हवेली उसे पहले से कई गुना अधिक खतरनाक लगने लगी। पत्थरों की छत में से वो पत्थर न जाने कब से ढीला हो चुका था और आज शायद तेज हवा की मार से अपने स्थान से उखड़ गया था। और वो लंगूर, हे भगवान, क्या वो वही प्रेत था जिसका जयपाल ने जिक्र किया था? सुनील ने समाधान वापस मेज पर रख दिया। फिर उसने कुर्सी की पीठ पर बड़े कोट की जेब में से सिगरेट का पैकेट निकाला और 2 में से एक सिगरेट निकालकर सुलगा लिया। पूरा सिगरेट खत्म हो चुकने तक वो काफ़ी हद तक स्वयं को पिछली घटना के आतंक से मुक्त कर चुका था। फिर उसने पलंग पर से 2-4 चादरें उठाई और दोनों कुर्सियों को एक साथ मिलाकर उन्हीं पर सिमट कर लेट गया। न जाने उसे कब नींद आ गई। निरंतर द्वार भड़बड़ाए जाने वाली आवाज़ से सुनील की नींद खुल गई। उसने अपने शरीर से चादरें हटाई, एक बार जोर से आंखें मिचमिचाई और एक कुर्सी को धकेल कर उठ खड़ा हुआ। द्वार न जाने कब से भड़बड़ाया जा रहा था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 9 बज गए थे। वो आंखें मलता हुआ द्वार की ओर बढ़ा। सुनील साहब, द्वार खोलिए, उसे जयपाल का उत्कंठापूर्ण स्वर सुनाई दिया। खोलता हूँ बाबा, सुनील बड़बड़ाया। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है मालिक? बाहर से भूपत की डरी हुई आवाज़ सुनाई दी। कैसी गड़बड़? जयपाल बोला। कहीं साहब किसी भूत प्रेत के सम्मोहन में ना फंस गए हो? और क्या बकते हो? उसे ठाकुर साहब की तीव्र आवाज़ सुनाई दी। संभावना तो है चाचा जी, लेकिन मेरे ख्याल से तो दरवाज़ा तोड़कर देखना चाहिए। उसी क्षण सुनील ने द्वार खोल दिया। दरवाज़ा तोड़ने की क्या ज़रूरत आ पड़ी है? वो बोला।
सुनील, ठाकुर साहब व्यग्र स्वर में बोले। तुम ठीक तो हो ना? मैं एकदम ठीक हूँ ठाकुर साहब, शुक्र है शुक्र है। इन लोगों ने तो हमें डरा ही दिया था। आप इन्हें हम सबको आतंक में डाल दिया था सुनील साहब, जयपाल जल्दी से बोला। हम तो सुबह 6 बजे से आपके जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहले हमने ये समझा कि शायद आप देर तक सोने के आदी है, लेकिन जब 9 बजे तक भी आपके कमरे का द्वार नहीं खुला तो मैं चिंतित हो उठा। मैंने यही उचित समझा कि आपको जगा दिया जाए। हम न जाने कब से आपका द्वार खटखटा रहे हैं, आपने जवाब ही नहीं दिया। हम तो समझे थे कि हवेली के प्रेतों ने मेरा काम तमाम कर दिया। सुनील ने विनोदपूर्ण स्वर से वाक्य पूरा किया। जयपाल चुप रहा। उसके चेहरे से व्यग्रता के स्थान पर नाराजगी टपकने लगी थी। दरअसल पिछली रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई थी, इसलिए सुबह मैं जल्दी उठ नहीं पाया। नींद क्यों नहीं आई बेटे? ठाकुर बोले। बिस्तर तो आरामदेह था ना? जी हाँ, सुनील बोला, बेहद, लेकिन अब वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा है। क्या मतलब? जयपाल बोला। जरा पलंग की सूरत देख लीजिए। सुनील द्वार से एक और हट गया और पलंग की ओर संकेत करता हुआ बोला। अरे, जयपाल के मुंह से निकला और वो एकदम पलंग की ओर लपका। पलंग को क्या हुआ है? ठाकुर ने पूछा। किसी ने उत्तर देने का उपक्रम नहीं किया। जयपाल कितनी देर तक चूर चूर हो चुके पलंग को और बेहद ऊंची छत को देखता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर वहां से हट गया। ओ गॉड, वो सुनील के समीप आकर बोला। यह दुर्घटना भी आज ही होनी थी। सुनील साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए, वरना आपकी मौत मेरे सर होती। जयपाल, ठाकुर तनिक तेरु स्वर से बोला। हाँ चाचा जी, जयपाल बोला। क्या हुआ है? चाचा जी, इस कमरे में जहाँ सुनील के लिए पलंग बिछा हुआ है, उस स्थान से एकदम ऊपर छत से एक बहुत बड़ा पत्थर उखड़कर पलंग पर आ गिरा है। पलंग के परखच्चे उड़ गए हैं। पलंग पर सुनील होता तो इसका भी यही हाल होता। अरे, ठाकुर के मुंह से दहशत भरी आवाज निकली। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ चाचा जी, ये हवेली अब खंडर होती जा रही है। अब ये रहने के काबिल नहीं रही है। 400 साल पुरानी इमारत है, कहीं से भी कुछ ना कुछ ढह जाता है। अगर आज सुनील को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होती। ठाकुर खेतपूर्ण मुद्रा बनाए सिर झुकाए खड़े रहे। सुनील साहब, जयपाल सुनील से बोला, आपको पता कैसे लग गया कि पत्थर गिरने वाला है? मुझे कैसे पता लग सकता था? सुनील ने उत्तर दिया। मैंने तो छत की ओर झांक कर यह भी नहीं देखा था कि छत पत्थरों की बनी हुई है या किसी और चीज की। अच्छा, जयपाल विस्मयपूर्ण स्वर से बोला। तो फिर क्या आप पलंग पर सोए ही नहीं थे? मैं पलंग पर ही सोया था। तो फिर आप पत्थर की चपेट में आने से कैसे बच गए? मुझे भूतों ने बचा लिया, सुनील सहज स्वर में बोला। क्या? जयपाल चिऊंक कर बोला। क्या तुम्हें भी रात को भूत दिखाई दिए थे सुनील? ठाकुर ने पूछा। जी हाँ, सुनील ने उत्तर दिया। हुआ क्या था? जयपाल ने पूछा। मुझे रात को एकाएक द्वार के बाहर किसी की उपस्थिति का आभास हुआ था। मैंने द्वार खोलकर बाहर देखा था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैं सारे गलियारे में देख आया था, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया था। शायद वो कोई भूत था जो मुझे देखते ही अदृश्य हो गया था। मैं लौटकर अपने कमरे में आया तो मुझे दूसरा, आपका जाना पहचाना भूत दिखाई दिया। मेरा जाना पहचाना भूत? जी हाँ, एक विशालकाय स्याह काला लंगूर। मुझे अपने कमरे में उसकी एक झलक ही दिखाई दी थी। उसी क्षण छत पर से पलंग पर पत्थर आ गिरा था और फिर वो लंगूर खिड़की में से बाहर कूद गया था। जयपाल कुछ क्षण आंखें फाड़े सुनील को देखता रहा और फिर बोला, आपने वाकई उसे देखा? जी हाँ, उसने अपने रूप नहीं बदले। क्या मतलब? मतलब यह है कि वो लंगूर से कुछ और नहीं बना, अस्थिपंजर या खूबसूरत लड़की या राणा संग्राम सिंह, सुनील व्यंग्यपूर्ण स्वर से बोला। जयपाल चुप रहा। नहीं साहब, सुनील बोला, मुझे उस भूत ने इतनी ज्यादा इज्जत के काबिल नहीं समझा। मुझे तो उसने केवल अपना लंगूर वाला ही रूप दिखाया। खैर साहब, कई क्षण चुप रहने के बाद जयपाल बोला, जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। साथ ही इस बात की खुशी भी है कि भगवान ने आपकी रक्षा कर ली। मैं अभी आपके लिए नए कमरे का इंतजाम किए देता हूँ। नहीं, सुनील बोला, अब मुझे कमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जयपाल और ठाकुर दोनों एक साथ बोले। क्योंकि आज मैं यहाँ से वापस राजनगर चला जाऊँगा। घटनाक्रम इसी बात की ओर संकेत करता है कि विक्रम सिंह राजनगर पहुँचकर ही कहीं गायब हुआ है। यहाँ जो कुछ मैंने देखना है आज देख लूँगा। उसके बाद मैं राजनगर से ही अपनी तफ्तीश शुरू करूँगा। आई सी, जयपाल बोला। लेकिन बेटे, अच्छा था एक आध दिन और ठहरते, ठाकुर बोले। हवेली की हालत इतनी बुरी नहीं है जितनी जयपाल सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि दोबारा ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो तो ठीक है ठाकुर साहब, सुनील शिष्ट स्वर से बोला, लेकिन मेरा मिशन तो विक्रम सिंह को तलाश करना है। यहाँ और रहने से मुझे कोई विशेष लाभ तो होने वाला नहीं है। ये ठीक ही तो कह रहे हैं चाचा जी, जयपाल बोला। अच्छा, ठाकुर बोले,
जैसा तुम उचित समझो करो। सुनील साहब, जयपाल एकदम विषय बदलता हुआ बोला, ब्रेकफास्ट तैयार है। भूपत आपको बाथरूम दिखा देता है, आप ब्रश वगैरह कर लीजिए। ओके, आइए चाचा जी, जयपाल ठाकुर की बांह थामता हुआ बोला। ठाकुर चुपचाप जयपाल के साथ चल दिए। ये वो कमरा है सुनील साहब, जयपाल एक कमरे के भारी किवाड़ भीतर को धकेलता हुआ बोला, जिसमें विक्रम सिंह ठहरा था। सुनील चुपचाप कमरे का विशाल द्वार पूरी तरह खुलने की प्रतीक्षा करता रहा। उस समय वो फिर से अपना सूट पहने हुए था और उसके होंठों में लक्की स्ट्राइक का आखिरी सिगरेट दिखाई दे रहा था। जितनी देर में सुनील स्नान आदि से निवृत्त हुआ था, इतनी देर में भूपत ने कोयले वाली प्रेस से उसकी कमीज और सूट की सिलवटें निकाल दी थी। ब्रेकफास्ट के फौरन बाद ही उसने जयपाल से आग्रह किया था कि वो उसे विक्रम सिंह का कमरा दिखा दे। कमरे का द्वार खुलने पर सुनील भीतर घुस गया और बड़ी बारीकी से कमरे के एक एक चीज का निरीक्षण करने लगा। आकार और शक्ल सूरत में कमरा लगभग वैसा ही था जैसा पिछली रात को सुनील को दिया गया था। सुनील ने आगे बढ़कर सामने की दीवार में बनी खिड़कियां खोल दी। कमरा प्रकाश से भर गया। उस समय बारिश बिल्कुल बंद थी, लेकिन आकाश पर अभी भी हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और धूप के दर्शन नहीं हुए थे। पूरे 10 मिनट तक सुनील शर्लॉक होम्स की तरह कमरे की एक एक चीज का निरीक्षण करता रहा, लेकिन उसे वहां किसी भी प्रकार की तनिक से भी असाधारणतया के दर्शन नहीं हुए। उसे कोई ऐसा सूत्र नहीं मिला जो विक्रम सिंह के गायब हो जाने के रहस्य पर तनिक भी प्रकाश डाल सके। अंत में सुनील ने हथियार डाल दिए। विक्रम सिंह के गायब हो जाने बाद आपको उसके बारे में उसकी कोई चीज़ नहीं मिली? सुनील ने पूछा। जी नहीं, जयपाल बोला। विक्रम के पास जो कुछ था वो सब वो अपने साथ ले गया था, या यूं कहिए वो सब उसके साथ गायब हो गया था। उस दिन के बाद क्या ये कमरा दोबारा खोला गया था? नहीं, आज आपके आने पर ही ये कमरा खोला गया है। भूपत ने सफाई करने के लिए तो इस कमरे को खोला होगा। नहीं खोला था। क्यों? जब कमरे में कोई रहने वाला ही नहीं था तो सफाई की क्या जरूरत थी? संभव है विक्रम सिंह लौट आता तो सफाई भी हो जाती। ये 400 साल पुरानी खंडर बनती जा रही हवेली है साहब, कोई शहर की आधुनिक कोठी तो नहीं है जिसके हर कोने की चमक दमक बरकरार रखी जाए, चाहे इस्तेमाल हो या ना हो। आप ठीक कह रहे हैं, सुनील ने स्वीकार किया। चलिए दोनों बाहर निकल आए। जयपाल ने कमरे का द्वार फिर बंद कर दिया। अब जयपाल बोला, अब ठाकुर साहब का दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह दिखा दीजिए। सुनील बोला। चलिए। सुनील जयपाल के साथ एक गलियारे में चल पड़ा। सुनील साहब, जयपाल बोला, क्या आपने इन उस्ताद कहे जाने वाले एब्स्ट्रैक्ट चित्रकारों का कोई कथित दुर्लभ चित्र देखा है? ओरिजिनल तो नहीं, लेकिन कुछ की पत्रिकाओं में छपी कैमरे की तस्वीरें जरूर देखी हैं। कौन से कलाकार की? लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा देखी है। उसे छोड़िए, किसी एब्स्ट्रैक्ट चित्र की बात कीजिए। पिकासो की कुछ तस्वीरें देखी हैं। कुछ समझ में आया आपको? नहीं, सुनील ने स्वीकार किया। फिर भी आप चाचा जी का चित्र संग्रह देखने में दिलचस्पी रखते हैं? जयपाल जी, मैं उन चित्रों की कला के रूप में आकर नहीं, उनकी कीमतों के रूप में आकर वो चित्र देखना चाहता हूँ। और फिर ठाकुर साहब के संग्रह में सभी चित्र तो एब्स्ट्रैक्ट अमृत नहीं होंगे, लगभग सभी वैसे हैं। एक दो पोर्ट्रेट चित्रों और कुछ भारतीय कलाकारों के चित्रों को छोड़कर सब अमृत कला के ही नमूने हैं। सच पूछिए तो मैंने तो ये देखा है कि देखने में जो चित्र जितना वाहियात है वो उतना ही अधिक कीमती है। सुनील के चेहरे पर मुस्कुराहट फूट पड़ी। मैं ठीक कह रहा हूँ, आप अभी उन चित्र को देखेंगे ही। सुनील साहब, आधे से अधिक चित्रों के बारे में तो मुझे ये पता नहीं लगता कि वे सीधे किधर से हैं। कुछ चित्रों में केवल कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, कुछ में केवल ज्योमेट्री की आड़ी तिरछी आकृतियां दिखाई देती हैं। चित्रों को देखकर यूं लगता है जैसे किसी दुर्घटनावश उन पर विभिन्न रंगों की कटोरियां टूट गई हों। कुछ चित्रों में केवल कुछ परछाइयां बनी हुई है। शक्ल सूरत में वे एकदम साधारण चित्र मालूम होते हैं और उनकी कीमत है 20,000, 60,000, 1 लाख। उनकी विशेषता केवल ये है कि उन्हें पिकासी, रेम्ब्रांड, विंसी पिसारो, पाल गोगा, मार्मेनी राय, चगताई जैसे कथित महान चित्रकारों ने बनाया है। लगता है कीमत तस्वीर की नहीं, नाम की है। अगर उन्हीं चित्रों पर से वास्तविक चित्रकारों के नाम मिटाकर मेरा या आपका नाम लिख दिया जाए तो शायद लोग उसे 4 आने में नहीं खरीदें। चित्र में से कुछ पल्ले पड़े या ना पड़े, लेकिन क्योंकि उसे पिकासो ने बनाया है, हर प्रकार की वाहवाही के काबिल है। आप तो मॉडर्न आर्ट के बड़े खिलाफ मालूम होते हैं। मैं किसी आर्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो केवल पैसे की बर्बादी के खिलाफ हूँ। ऐसे चित्रों पर लाखों रुपए बर्बाद करना मैं कोई समझदारी का काम नहीं मानता हूँ। सुनील साहब, मुझे ताव उन लोगों पर नहीं आता जो ऐसे उलझुल चित्र बनाते हैं। मुझे तो ताव उन लोगों पर आता है जो पहले तो उन चित्रों की प्रशंसा में सिर धुनते हैं और फिर उन्हें हजारों रुपए में खरीद लेते हैं। आप अपने चाचा जी के चित्र संग्रह के शौक के बड़े खिलाफ मालूम होते हैं।
अजी मैं कौन होता हूँ उनके शौक के खिलाफ होने वाला। जयपाल जलकर बोला, उनका पैसा है, वे जैसे चाहें उसे खर्च करें, मेरी बला से। मेरी ओर से तो चाहें वे नोटों को आग लगाकर हाथ सेकें। क्या आपको चित्रकला की जानकारी है जयपाल जी? सुनील ने पूछा। नहीं। तो फिर आप ये बात दावे से कैसे कह सकते हैं कि वे तस्वीरें उल जलूल है और अपनी कीमत के काबिल नहीं है? संभव है वे चित्र आपकी समझ में ही ना आए हों, जबकि वास्तव में वे बड़े ऊंचे और कलात्मक अर्थों का प्रतिपादन करते हों। आपका मतलब है कि संभव है मेरे में इतनी बुद्धि ही ना हो कि मैं उन कलात्मक अर्थों को समझ सकूं। सुनील कुछ क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, ऐसा ही समझ लीजिए। समझ लिया, लेकिन साहब भगवान ने मुझे 2 आंखें तो दी हैं। मेरी बुद्धि कमज़ोर हो सकती है, मेरी आंखें कमज़ोर नहीं। जिस चीज़ की मुझे सूरत ही पसंद ना हो उस पर पैसा बर्बाद करना तो मैं हिमाकत ही मानूंगा। सुनील चुप रहा। जयपाल कुछ कदम सुनील के साथ साथ चुपचाप गलियारे में चलता रहा, फिर एक विशाल द्वार के सामने रुक गया। ये है हमारे चाचा जी की आर्ट गैलरी, जहाँ लक्ष्मी कैद है। जयपाल दरवाजे को धक्का देकर खोलता हुआ बोला। जहाँ लक्ष्मी कैद है? सुनील विस्मयपूर्ण स्वर से बोला। और क्या साहब, लाखों रुपया इन वाहियात तस्वीरों की सूरत में इस कमरे में गिरफ्तार है। दोनों भीतर घुस गए। जयपाल ने आगे बढ़कर सामने की खिड़कियां खोल दी। देखिए साहब, जयपाल दोनों हाथ फैलाकर बोला, महान कलाकारों की महान कलाकृतियाँ। आप चित्र देखिए, मैं आंखें मूंदकर अपनी कल्पना में उन लाखों रुपए के सहवास का सुख लेता हूँ जो इन तस्वीरों पर खर्च हो चुका है। और जयपाल ने सचमुच ही एक कुर्सी पर बैठकर आंखें मूंद ली। सुनील चित्र देखने लगा। कमरे की लगभग सारी 4 दीवारी चित्रों से भरी पड़ी थी। हर आकार के चित्र थे वहाँ। सुनील एक एक करके उन चित्रों को देखने लगा। अधिकतर चित्र उसी प्रकार के थे जैसे जयपाल ने बयान किए थे। या तो वे चित्र वाकई अति साधारण थे, या फिर उनको समझने के लिए जिस ऊंची काबिलियत की ज़रूरत थी वो भगवान ने सुनील को नहीं दी थी। लेकिन अमृत कला के उन ना समझ में आने वाले नमूनों में भी कुछ चित्र ऐसे ज़रूर थे जो अपनी विषय वस्तु की विशेषता और चित्रांकन की अद्भुतता के कारण हृदय पर स्थायी प्रभाव छोड़ते थे। ऐसी एक चित्र के सामने सुनील बहुत देर तक खड़ा रहा। वो पॉल स्लोन नाम के किसी कलाकार का बनाया हुआ चित्र था। चित्र का शीर्षक था न्यूड। चित्र में एक लगभग 20 वर्ष की भारी शरीर वाली पूर्ण रूप से विकसित नारी अंकित थी। उसका शरीर एकदम नग्न था और चित्रकार ने उस नग्न शरीर से टूटने वाले यौवन की एक एक रेखा को बड़ी बारीकी से चित्रित किया था। नारी एक नदी के किनारे खड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे उसने अभी वस्त्र उतारे हों और स्नान के लिए पानी में प्रवेश करने वाली हो। सूर्य की पहली किरणों के पीछे से प्रकाश में उसका शरीर कुंदन की तरह दमक रहा था। उसके चेहरे पर शर्म की लाली थी। पृष्ठ स्तनों के भार से उसका शरीर तनिक आगे को झुका हुआ था। उसके पैरों का चित्रण ऐसे सजीव ढंग से किया हुआ था कि लगता था कि अभी इन पैरों में हरकत आ जाएगी और वो धीमी गति से चलती हुई नदी के पानी में प्रवेश कर जाएगी। तो दोस्तों, ये था काली हवेली नॉवल का पार्ट 3। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।